इस इमेज को देखने में ये आपको किसी मूवी का सीन लगता होगा, लेकिन ये ओरिजिनल तस्वीर है परमाणु हमले के बाद जापान के नागासाकी शहर की। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियां थी जिसमें जापानी सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे, लेकिन इस परमाणु विस्फोट के बाद इनकी हालत आप खुद ही देख सकते हैं। अब इन दोनों इमेज को देखें। ये दोनों नागासाकी शहर की एक ही जगह की इमेज है। ये वाली परमाणु बम का विस्फोट होने के पहले की तस्वीर है और ये वाली परमाणु बम विस्फोट होने के बाद की है। सिर्फ एक धमाका और नागासाकी की ये हालत हो गई थी। यानी मानव जाति के इतिहास में अभी तक जो सबसे भयानक और दर्दनाक घटनाएं हुई है, उनमें से हिरोशिमा और नागासाकी में हुई परमाणु हमले की घटना भी एक है। जिसमें से हिरोशिमा में हुई परमाणु विस्फोट की त्रासदी के बारे में हमने पिछले वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश की थी कि परमाणु बम का आविष्कार कैसे हुआ था और उसके बाद हिरोशिमा पर परमाणु बम कैसे गिराया गया था। तो इन दोनों घटना पर अलग अलग वीडियो बन चुकी है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उस समय की ओरिजिनल तस्वीरें और मैप के जरिए मैं आपको जापान के नागासाकी शहर पर हुए दूसरे परमाणु विस्फोट का इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि नागासाकी पर क्यों बम गिराया गया था, इसके कारण क्या थे, इस पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो किस तरह का बम था और इसके विस्फोट के बाद नागासाकी शहर की क्या हालत हुई थी। इस विस्फोट के बाद जापान ने क्यों आत्मसमर्पण कर दिया था और क्या अमेरिका द्वारा जापान पर यह दूसरा परमाणु बम गिराना जरूरी था, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पहले जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया और उसके बाद हिरोशिमा शहर की क्या हालत हुई थी और उस दिन क्या क्या हुआ था वो सब हमने इस वीडियो में जाना था। तो जापान के एक शहर पर परमाणु हमला करने के बाद अमेरिका को लगा कि अब जापान आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन हिरोशिमा पर हुए हमले के बावजूद जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जापान के लीडरों को हिरोशिमा में हुई त्रासदी के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था और एक बम से हजारों लोग मारे गए, इस बात को स्वीकार करना सबके लिए मुश्किल था। उस समय जो ग्राउंड पर गए थे उन्होंने मीडिया को यह बताया कि हिरोशिमा तबाह हो गया है सिर्फ एक बम से, लेकिन तब मीडिया ने भी शुरुआत में इस बात को नहीं माना था, क्योंकि उस दौर में आज की तरह इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी खबर को फैलने में ज्यादा समय लगता होगा। वैसा ही कुछ जापान में हुआ था, इसलिए तो जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ। इस कारण सामने अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी। और दूसरी ओर 7 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने एक बार फिर से जापान पर आसमान से लाखों चिट्ठियां गिराई, जिन चिट्ठियों में जापान को चेतावनी दी गई कि आत्मसमर्पण कर दो वरना तुम पर एक और भयानक हमला होगा। ये उनमें से एक चिट्ठी की तस्वीर है। अब इस मैप को देखें। यहाँ पर है गुआम आइलैंड, जहाँ पर दूसरा परमाणु बम लाया गया था। अब जापान पर चेतावनी की चिट्ठियां गिराने के बाद जापान ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अमेरिका ने तय किया कि हम 10 अगस्त 1945 के दिन जापान के दूसरे शहर पर परमाणु बम गिराएंगे। तो यह सब तय हुआ था 7 अगस्त के दिन। फिर अगले दिन 8 अगस्त को जापान के लीडरों ने अपने 7 लोगों को टोक्यो से हिरोशिमा शहर की जांच करने भेजा कि आप जाकर पता लगाए कि हमारा हिरोशिमा शहर में क्या हुआ है। तो इन्होंने आकर हिरोशिमा की त्रासदी देखी और तुरंत जापान के शासक हिरोहितो को खबर भेजी कि सिर्फ एक बम से हिरोशिमा नर्क बन गया है, सब कुछ तबाह हो गया है और शहर के हजारों लोग मारे गए हैं। तो इस खबर को सुनकर जापान के लीडर हिरोहितो को एहसास हो गया कि हमें जल्दी से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वरना अमेरिका हमारे दूसरे शहरों पर भी ऐसा ही बम गिरा सकता है। तो इस डर के कारण हिरोहितो ने यूएसएसआर के विदेश मंत्री से मदद मांगी कि हमें आत्मसमर्पण करना है, तो इसकी मध्यस्थता के लिए आप जापान की मदद करें। लेकिन जापान और यूएसएसआर के विदेश मंत्री की कोई बैठक हो उससे पहले ही यूएसएसआर ने जापान के कब्जाए इस मंचूरिया पर हमला कर दिया। यानी 8 अगस्त को यूएसएसआर ने भी जापान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। यानी जापान हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले के बाद आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सामने अमेरिका की रुचि किसी और ही चीज में थी। अमेरिका ने 2 प्रकार के परमाणु बम विकसित किए थे, एक यूरेनियम बम और दूसरा प्लूटोनियम बम, जिसमें से यूरेनियम बम का परीक्षण ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान किया गया था और बाद में वैसा ही यूरेनियम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था।
लेकिन उनके पास जो दूसरा प्लूटोनियम बम था उसका ना कोई परीक्षण हुआ था और ना ही कभी इस्तेमाल हुआ था, जिस बम को बनाने में खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो अमेरिका चाहता था कि जापान आत्मसमर्पण करे, इससे पहले ही उन पर प्लूटोनियम टाइप परमाणु बम गिरा दो ताकि इस दूसरे बम का भी परीक्षण हो जाए। अब अमेरिका ने इसके लिए 10 अगस्त की तारीख तय की थी और अमेरिका पहले से ही चाहता था कि पैसिफिक के युद्ध में यूएसएसआर कूद पड़े, इससे पहले इस युद्ध को खत्म कर देना है। लेकिन यूएसएसआर ने 8 अगस्त को युद्ध की घोषणा कर दी। इस कारण अब अमेरिका और उतावला होने लगा और 10 अगस्त की तारीख को बदलकर 9 अगस्त कर दी, यानी अगले ही दिन। और यह तारीख बदलने का दूसरा कारण यह भी था कि 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जापान का मौसम खराब होने वाला था। तो खराब मौसम में टारगेट को खोजना मुश्किल हो जाता। इस कारण इससे पहले ही दूसरा परमाणु बम गिराना तय हो गया और इसकी जिम्मेदारी भी पॉल तिब्बत्स को ही सौंपी गई। तो तिब्बत्स ने अपनी टीम को 8 अगस्त को ही रिहर्सल करने भेज दिया कि आप 1-2 बार अभ्यास कर लो ताकि कल जब ओरिजिनल बम गिराने जाओ तो उसमें आसानी हो। अब इस इमेज को देखें, यह जापान का क्योटो शहर जिस पर अमेरिका अपना दूसरा परमाणु बम गिराना चाहता था। तो जब क्योटो शहर को चुना गया तब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी स्टिम्सन, ये उनकी इमेज है, इन्होंने मना किया कि क्योटो पर परमाणु बम मत गिराओ, क्योंकि इन्होंने इसी शहर में अपना हनीमून मनाया था। तो ये जानते थे कि क्योटो जापान का एक प्राचीन शहर है। इस शहर में जापान की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई कई चीजें हैं, बहुत सारे उनके प्राचीन मंदिर है। इस कारण हम यानी अमेरिका क्योटो पर परमाणु हमला नहीं करेगा। इस हमले के लिए आप कोई दूसरा शहर चुनो। तो इसके बाद अमेरिका ने अपना टारगेट बदलकर जापान के इस कोकुरा शहर को चुना। अब इस इमेज को देखें, ये उस टीम के मेंबर है जिन्हें दूसरा परमाणु बम गिराना था और पीछे ये जो प्लेन है इसका नाम बॉक्सकार था। अब हिरोशिमा पर जिस प्लेन से बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। तो 9 अगस्त 1945 की रात 1:56 पर टिनियन आइलैंड से एक साथ 3 प्लेन जापान की तरफ रवाना हुए, जिसमें पहले विमान का काम मौसम को देखना था, दूसरे विमान में परमाणु बम रखा गया था और तीसरे विमान का काम विस्फोट के बाद उस घटना की तस्वीरें लेना था। अब यह उस बम की तस्वीर है जिसका नाम फैटमैन रखा गया था और जो एक प्लूटोनियम टाइप परमाणु बम था। इस बम की क्षमता 12 लाख TNT टन की थी और हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय नामक यूरेनियम टाइप बम गिराया गया था उससे यह बम 80 गुना ज्यादा ताकतवर था। तो दूसरे हमले के लिए कोकुरा शहर को क्यों चुना गया था? क्योंकि यहाँ पर जापान की सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। इस कारण कोकुरा टारगेट था अमेरिका के लिए। और सुबह 9:50 पर अमेरिकी विमान को नीचे कोकुरा शहर नजर आने लगा। इस समय यह विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और बम इसी ऊंचाई से गिराया जाना था। लेकिन कोकुरा के ऊपर बादलों का डेरा होने के कारण टारगेट दिखाई नहीं दिया। इस कारण यह बॉक्सकार प्लेन एक चक्कर लगाने गया और जब वो घूमकर वापस कोकुरा पर आया तब भी ऊपर मौसम खराब ही था और अब यह विमान और इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि विमान का तेल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिससे वापस जाने में दिक्कत हो सकती थी। इस कारण पायलट ने अमेरिकी सरकार को संदेश भेजा कि कोकुरा पर बम गिराना अब संभव नहीं है। इस कारण अमेरिकी सरकार ने दूसरा टारगेट दिया कि आप आगे बढ़े और जापान के नागासाकी शहर पर यह बम गिरा दो। तो इसके बाद ये अमेरिकी विमान नागासाकी शहर की तरफ रवाना हुआ और कुछ 11:02 पर नागासाकी के आसमान से अमेरिकी विमान ने फैटमैन नामक भीमकाई परमाणु बम को गिरा दिया और कुछ 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद यह परमाणु बम जमीन से 500 फीट ऊपर हवा में ही फट गया था। अब इस इमेज को देखें, दिखने में ऐसा लगता है कि यह तस्वीर बहुत नजदीक से ली गई है, लेकिन यह तस्वीर विस्फोट के केंद्र से कुछ 7 किलोमीटर दूर से ली गई थी और आसमान से यह नजारा कुछ ऐसा दिखाई दिया था। आग का एक भीमकाई गोला मशरूम की शक्ल में उठा जो लगातार बढ़ता जा रहा था और तेजी से नागासाकी शहर को निगल रहा था। अब नागासाकी जापान का एक खास बंदरगाह था और जब बम गिराया गया तब इस शहर में अनुमानित 2,63,000 लोग मौजूद थे। यह उस दौर की नागासाकी की इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं नागासाकी शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब शहर के बीच में बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं। इस कारण जितना नुकसान हिरोशिमा में हुआ था उतना नुकसान नागासाकी में नहीं हो पाया। भले ही यह बम ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि इन पहाड़ों ने बम की ताकत को रोक दिया
और इसके विस्फोट की रफ्तार को कम कर दिया था। लेकिन शहर के जिस हिस्से में यह परमाणु बम फटा था वहां पर सब कुछ नाश हो गया था। नागासाकी के समुद्री तट पर तैरती नौकाओं और बंदरगाह में खड़ी तमाम नौकाओं में आग लग गई। आसपास के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति यहां जान ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन शहर के बाहर कुछ युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरा शहर निर्जन हो चुका था, बिल्कुल सन्नाटा था। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। ऐसा भयानक नजारा हमने कभी नहीं देखा था, क्योंकि हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी सुना ही नहीं था। अब इस इमेज को देखें। नागासाकी बम विस्फोट के पहले ऐसा दिखाई देता था, लेकिन विस्फोट के बाद इसकी कुछ ऐसी हालत हुई थी। बम गिरने के कुछ किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई थी। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक सभी घर और बिल्डिंग के शीशे चकनाचूर हो गए थे। स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेशन, बिल्डिंग सबके सिर्फ कंक्रीट के कंकाल ही बचे थे। बम के केंद्र बिंदु से 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े दाह संस्कार में हर चीज जलकर राख हो गई हो। और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी दर्दनाक और भयानक तस्वीरें हैं परमाणु हमले के बाद जो त्रासदी हुई थी उसकी। खैर, तो एक माइक्रो सेकंड के अंदर नागासाकी की बहुत बड़ी जेल भी धराशायी हो गई और जेल के अंदर मौजूद एक भी कैदी बच नहीं पाया। परमाणु विस्फोट के बाद जैसे हिरोशिमा 3 दिन तक जलता रहा था, वैसे ही नागासाकी कई घंटों तक जलता रहा। लेकिन नागासाकी में आग के लपटों की तस्वीर थोड़ी अलग थी। तेज हवा के कारण आग फैलती जा रही थी, लेकिन आगे एक नदी ने इस आग को रोक दिया था। इसके अलावा जापान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट से 90,000 इमारतों में से लगभग 60,000 इमारतें नष्ट हो गई थी, यानी कुछ 66%। लेकिन नागासाकी में 52,000 इमारतों में से सिर्फ 14,000 इमारतें ही नष्ट हुई थी, यानी सिर्फ 27%। और नागासाकी शहर में जापानी सेना के लिए जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां थी उनका भी इस विस्फोट के कारण नामो निशान मिट गया था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां थी जिसमें जापानी सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे। लेकिन इस विस्फोट के बाद इनकी हालत आप खुद ही देख सकते हैं। और जिस जमीन पर यह परमाणु बम गिराया गया था उसका प्रभाव वहां पर आज भी देखने को मिलता है। वो जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। अब वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है और अनेक तरह तरह की बीमारियां वहां पर रहने वाले लोगों में आज भी दिखाई देती है। अब इस इमेज को देखें। हिरोशिमा परमाणु हमले में कुछ पुलिस वालों ने एक खास तरीके से छुपकर अपनी जान बचाई थी, इस तरह से खुद को हर ओर से छिपाकर। इस तकनीक को डक एंड कवर कहा जाता है। तो जब इसके बाद नागासाकी में परमाणु हमला हुआ तो इन पुलिस वालों ने नागासाकी जाकर बचाव की इस तरीके की जानकारी दी बाकी लोगों को और नागासाकी पुलिस को, जिससे नागासाकी परमाणु हमले में काफी लोगों ने अपनी जान बचाई थी। वैसे नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी नागासाकी में कम लोगों की मौत हुई, क्योंकि नागासाकी शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका प्रभाव एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहा। शुरुआत में हमने बात की थी कि नागासाकी शहर पहाड़ों से घिरे होने के कारण सिर्फ 6.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही यह तबाही फैल पाई थी। और जैसे काली बारिश हिरोशिमा में हुई थी वैसी बारिश नागासाकी में भी हुई थी, लेकिन हिरोशिमा की तुलना में नागासाकी में काली बारिश के लिए आवश्यक रेडियो एक्टिव तत्व कम थे। यही कारण था कि नागासाकी में यह काली बारिश छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रही। यह काली बारिश एक भयानक बारिश थी जिसके बारे में हमने हिरोशिमा वाली वीडियो में जाना था। तो नागासाकी पर हुए दूसरे परमाणु हमले के कारण लगभग उसी दिन 80,000 लोग इस हमले में मारे गए थे और कुछ इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए थे। और इन दोनों परमाणु हमलों को मिलाकर कुछ 2,20,000 लोग तुरंत मारे गए थे और बाद में बीमारियों के कारण भी हजारों लोगों की मौत हुई थी। और आखिर में जब साल 2013 में जो डेटा आया था उसके अनुसार इन दोनों परमाणु हमलों में टोटल 4,50,000 लोग मारे गए थे। अब इस घटना के दौरान कुछ बहादुरियों के किस्से भी सामने आए थे, जिनमें से एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको भी यह पसंद आएगी। इस इमेज को देखें। यह ऐतिहासिक तस्वीर नागासाकी परमाणु हमले के बाद ली गई थी। एक 10 साल का जापानी लड़का शमशान के चीता के सामने खड़ा था और अपने मृत छोटे भाई का दाह संस्कार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था।
इस तस्वीर को लेने वाले अमेरिकी फोटोग्राफर जो ओडोनिल ने कहा कि यह लड़का खुद को रोने से रोकने के लिए अपने होठों को इतनी जोर से काट रहा था कि उसके मुंह से खून टपक रहा था, क्योंकि यह लड़का एक बहादुर जापानीज बनकर खड़ा रहना चाहता था। बस कुछ भी हो जाए, बस वो रोना नहीं चाहता था। और जब शमशान के गार्ड ने इस लड़के से कहा कि तुम्हारी पीठ पर जो बोझ है वो मुझे दे दो, तब इस लड़के ने इसका जवाब दिया कि यहाँ कोई बोझ नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। इस कारण जापान में आज भी इस तस्वीर का उपयोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इस तस्वीर को इतिहास में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। तो जो ओडोनिल ने परमाणु हमले के बाद जापान की यात्रा की थी, इन्होंने जिस अमानवीय पीड़ा को देखा, उनकी नकारात्मकता उनके हृदय पर अंकित थी, जो उनकी तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं। खैर, तो उस तरफ इसी रात अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने घोषणा की कि जापानियों को पता चल चुका होगा कि परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य शहरों पर भी परमाणु हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें भी हजारों नागरिक मारे जाएंगे। तो अमेरिका द्वारा 2 परमाणु हमले और ऊपर से यह धमकी कि अमेरिका और भी परमाणु बम गिराएगा, और उस तरफ 8 अगस्त 1945 को यूएसएसआर के द्वारा जापान पर युद्ध का ऐलान कर देना, यानी अब जापान के पास और कोई रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि उस समय की 2 महाशक्तियां अमेरिका और यूएसएसआर से युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। और जापान तो उस समय काफी कमजोर हो चुका था। फिर भी जापान के युद्ध मंत्री और सेना के अधिकारी अभी भी आत्मसमर्पण करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन नागासाकी पर हुए दूसरे परमाणु हमले के एक दिन बाद, यानी 10 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो ने अपने कमांडरों को देश की संप्रभुता की रक्षा की शर्त पर मित्र देशों की सेना यानी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया। लेकिन सम्राट हिरोहितो ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी कि जापान पर राजवंश परिवार ही शासन करेगा। जापानी सेना द्वारा जो अपराध किए गए थे उनकी सजा जापान खुद ही तय करेगा। ऐसी कुछ और भी शर्तें रखी गई थी, लेकिन अमेरिका ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और जापान पर हमले जारी रखे। इस कारण उसके बाद 14 अगस्त को एक रेडियो भाषण में सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर भाषण दिया कि हमारे दुश्मनों के पास अमानवीय हथियार है, इस कारण मजबूरन हमें बिना कोई शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और इसी दिन कई जापानीज लोगों ने अपने सम्राट की आवाज को पहली बार सुना था, और वो भी तब जब उसका पतन होने वाला था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अगर जापान 14 अगस्त को सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले ही जापान ने हथियार डाल दिए और 2 सितंबर 1945 के दिन जापान ने ऑफिशियली पोस्टडैम डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करके इस युद्ध को खत्म किया, जिसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। तो अब सवाल यह आता है कि क्या जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराना जरूरी था? तो दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की इस हरकत पर कड़े शब्दों में उसकी निंदा की थी, लेकिन आज तक अमेरिका ने इस हमले के लिए माफी नहीं मांगी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका का मानना है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करके अपने लाखों नागरिकों की जान बचाई और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही था। उनका यह भी मानना है कि अगर अमेरिका यह कदम नहीं उठाता तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध की इस जंग को जारी रखता और इससे दोनों ही देशों के और भी ज्यादा नागरिक मारे जाते। लेकिन यह तर्क खोखले नजर आते हैं, क्योंकि इस हमले में जितने लोग मारे गए थे, शायद लड़ाई आगे जारी रहती तो भी इतने लोगों की मरने की संभावना बहुत कम थी। इस कारण कई इतिहासकारों का मानना है कि जापान पर 2 परमाणु बम इसलिए गिराए गए क्योंकि अमेरिका के पास उस समय 2 प्रकार के बम थे, जिसमें यूरेनियम वाला बम हिरोशिमा पर गिराया गया और प्लूटोनियम वाला बम नागासाकी पर। और यह दूसरा बम बहुत खर्चीला था और तब तक बिना परीक्षण वाला प्रोटोटाइप था। उसका लड़ाई के मैदान में गिराया जाना परीक्षण के समान ही गिना जाता था, यानी नागासाकी अमेरिका के लिए बस एक प्रयोगशाला थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 8 अगस्त 1945 को जापान के विरुद्ध सोवियत संघ की युद्ध घोषणा से अमेरिका को यह डर लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि वे अपने प्लूटोनियम बम फैटमैन का परीक्षण ही ना कर पाए। इस कारण भी उसे गिराने की तारीख बदलकर 9 अगस्त कर दी गई थी, ताकि जर्मनी की तरह कहीं जापानी मुख्य भूमि पर भी रूसी सैनिक पहले पहुंचकर अपना झंडा ना फहरा दे, जिससे जापान अमेरिका के हाथ से पूरी तरह फिसल जाता, या फिर जर्मनी की तरह ही जापान को 2 हिस्सों में बांटना पड़ता, वेस्ट जापान और ईस्ट जापान, जैसे जर्मनी को बांटा गया था।
इसके अलावा इस किताब में दलील दी गई है कि जापान तो उस समय हार ही रहा था, लेकिन अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया था। यानी कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ लोग इसके विरोध में। आपकी क्या राय है इस पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस हमले के बाद युद्ध का तो अंत हो गया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के लोग जो इस हमले के शिकार हुए थे, उनकी तकलीफों का अंत आज तक नहीं हुआ है। और इन्हीं तकलीफों ने जापान के ज्यादातर लोगों को युद्ध विरोधी बना दिया है। इसीलिए तो इस हमले के बाद से हिरोशिमा में बड़ी स्मारक सभा होती है, जहां दुनिया को चेतावनी देने बड़े बड़े लोग दुनिया भर से आते हैं। और आज भी जापान की रेड क्रॉस सोसाइटी इनके शिकार हुए हजारों लोगों का इलाज कर रही है। और इतने दशक बीत जाने के बाद भी इन दोनों शहरों पर परमाणु बम के विनाशकारी प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। तो परमाणु हथियारों के पूरी तरह खात्मे के लिए इससे शक्तिशाली तर्क और क्या हो सकता है। तो इस तरह अमेरिका ने दोनों शहरों को नस्त नाबूद कर दिया, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था और उनका यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। ऐसे ही घातक हथियारों से भारी संख्या में कोरियाई लोगों को कोरियन युद्ध के दौरान, वियतनामी लोगों को वियतनाम युद्ध के दौरान, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इन दोनों युद्ध के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, अब चाहे तो इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो ये इतिहास था नागासाकी परमाणु त्रासदी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।